टॉपिक जो रहेगा वो है वाक्य, वाक्य रचना। ठीक, वाक्य रचना का क्या होता है कि यहाँ पर देखो दूसरा मानता है ये बढ़िया चल रहा है। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। वाक्य रचना में अगर हम बात करें रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद, एक रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद कितने प्रकार के? रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जो होता है सीधा सीधा एक वाक्य होता है, इसमें एक उद्देश्य और विधेय होता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में सूचित किया था कि सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय क्या है? यहाँ पर हमने कहा राम वन जाता है। मोहन भैया इसमें जो है राम वन जाता है में हमने कहा कि एक उद्देश्य होता है और एक होता है विधेय। उद्देश्य क्या है इस वाक्य में बताएं? हाँ, सबसे पहला हमने पढ़ा है कौन सा वाक्य? सरल या साधारण वाक्य में राम वन जाता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। आपने उत्तर दिया कि राम क्या है? उद्देश्य है। बहुत से बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। हमने पूर्व आपको बता रखा है कि उद्देश्य वह होता है जो वाक्य के अंतर्गत कर्ता होता है और विधेय वह सभी तत्व होते हैं जो अन्य सभी वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर विधेय क्या है? मूल विधेय क्या है? वन। जो कर्म होता है हमारा वो मूल विधेय होता है, विधेय होता है, मूल विधेय होता है। अब इसमें हम अगर कहें कि कर्ता या कर्ता का विस्तार मतलब उद्देश्य का विस्तार, कल बताया था हमने उद्देश्य का विस्तार कैसे किया जाता है। तो उद्देश्य का विस्तार करने के लिए हम कह सकते हैं कि दशरथ के पुत्र राम वन जाता है, दशरथ का पुत्र राम वन जाता है, तो ये उद्देश्य विस्तार हो जाएगा। अगर हमने विधेय का विस्तार करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहीं पर हम कह देंगे कि दशरथ के पुत्र राम घने जंगल में, घने वन में या घने जंगल को जाते हैं। तो घना शब्द जो हो जाएगा वो वन या जंगल का क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। तो ये विधेय विस्तार हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर पहले से ये समझा कि जो सीधी बात कही जाती है वो हमारा सरल या साधारण वाक्य होता है और इसके अंतर्गत आपका एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जो उद्देश्य होता है वो कर्ता होता है और जो विधेय होता है वह कर्म या क्रिया होती है। कर्म और क्रिया दोनों को ले लिया जाता है। अब क्या होता है, इनको विस्तार दिया जाता है। विस्तार में हमने कह दिया कि जैसे दशरथ का पुत्र, हमने यहाँ पर दशरथ का पुत्र बढ़ा दिया, यहाँ पर घना वन बढ़ा दिया और जाता है कि हमने क्रिया को भी हम विस्तार कर सकते हैं। क्रिया का विस्तार क्या हो जाएगा? हमने कहा धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे जाता है। तो ये चीजें क्या हो गई आपकी? ये उद्देश्य विस्तार हो गया, ये विधेय विस्तार हो गया और ये क्रिया विस्तार हो गया। इन सभी को विधेय वर्धक के नाम से जाना जाता है। और अन्य विस्तार क्या है? जैसे है, यह शब्द क्या हो जाएगा? अन्य विस्तार हो जाएगा। तो यहां से इस प्रक्रिया को यहाँ देखा कि पहला भेद हमने समझ लिया। दूसरा भेद हमने कहा मिश्र या जटिल वाक्य। नंबर 2 पर आता है हमारा मिश्र या जटिल वाक्य। पहले तो आप इतना ही याद रखिएगा कि मिश्र वाक्य को ही जटिल वाक्य के नाम से जाना जा सकता है। हो सकता है पेपर में आपसे पूछ दे कि जटिल वाक्य को पहचानिए, तो जटिल वाक्य को कैसे आप पहचानोगे? तो जटिल का मतलब क्या होता है? मिश्र वाक्य। अगर पूछा जाए जटिल वाक्य तो आप उसको मिश्र वाक्य ही समझ लीजिएगा, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं इसको कैसे पहचानना है। जो मिश्र या जटिल वाक्य होते हैं हमारे, ये शर्तात्मक रूप पर होते हैं, ये शर्तों पर आधारित रहते हैं। ये शर्तें क्या होती हैं? जैसे इसमें जो होता है आपका 2 अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा? 2 अव्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो 2 अव्यय कैसे होते हैं? एक दूसरे पर ये
आश्रित होते हैं। तो यहाँ पर दो अव्यय हैं, तो हम यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं कि दो वाक्य होंगे। दो वाक्यों का प्रयोग किया। यहाँ पर आपने सरल या साधारण वाक्य में एक ही वाक्य का प्रयोग किया है, और यहाँ पर क्या करते हैं, हम दो वाक्यों का प्रयोग करते हैं। और वो जो दो वाक्य होते हैं तो हम इनको फर्स्ट और सेकंड कह रहे समझने के लिए। फर्स्ट वाक्य और सेकंड वाक्य, ये दो आपस में जुड़ते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित वाक्य होते हैं। जो पहला वाक्य होता है इसको आश्रय वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, आश्रय। और दूसरा होता है जो ये आश्रित कहलाता है। पहले वाले पर ये दूसरा वाला आश्रित होता है। कैसे आश्रित होता है, हम कह देंगे कि ये प्रश्न होता है और ये उत्तर होता है, तो ये आश्रय और आश्रित वाला मामला बन जाएगा। इसको हम प्रथम वाक्य कहेंगे और इसको ये द्वितीय वाक्य कहेंगे। तो ये क्या है, प्रश्न और ये है उत्तर। अब कैसे इसको हमने उदाहरण देना है, हमने कहा जैसे आज कोहरा गिर रहा है, ठीक, तो बच्चे कम आए हैं, है ना। यदि कोहरा गिरेगा तो बच्चे कम आएंगे। ठीक इसी तरह से पूछ रही कि कोहरा गिरेगा तो स्वेटर पहनेंगे, और यदि सूरज निकलेगा तो कमल खिलेंगे। भाई सूरज निकलने पर ही तो कमल खिलते हैं। सूरज, यदि सूरज निकलेगा तो कमल खिलेंगे। अब जरा इसको देख लेते हैं, क्या आपको लग रहा है इसमें दो वाक्य हैं? लग रहा है ना। तो हम पहला वाक्य कहां तक माने, निकलेगा, तो हम यहां तक हम पहला वाक्य मान लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाक्य हो गया और ये हमारा सेकंड वाक्य हो गया। यदि सूरज निकलेगा, ये हमारा पहला वाक्य हो गया, तो कमल खिलेंगे, ये दूसरा वाक्य हो गया। अब क्या आपको लगता है कि ये प्रश्न है, यदि सूरज निकलेगा तो क्या होगा, इसका उत्तर कौन है, ये है तो बच्चे खेलेंगे, तो बच्चे नहाएंगे, है ना। आप लोग भी नहाओगे फिर? अभी तो नहाए नहीं हो। तो यदि सूरज निकलेगा तो बच्चे खेलेंगे, तो ये क्या है, ये उत्तर हो रहा है ना। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आश्रय वाक्य। ये आश्रय दे रहा है किसको, इसको। इसकी पहचान किससे है, इससे है। और इस प्रश्न का उत्तर कौन है, ये है। तो दो वाक्य होते हैं और दो अव्यय का प्रयोग किया जाता है। दो अव्यय। अब इसमें दो अव्यय कौन है, यदि एक अव्यय है और तो दूसरा अव्यय है। दो अव्यय इसमें जुड़ते हैं। दो अव्यय होते हैं, प्रायः दोनों एक दूसरे पर शर्तात्मक आश्रित होते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने कई बार ये कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें क्या है, जिसकी का संबंध किससे है, उसकी से। भैंस सुनाई है भैया, हाँ, किसकी से, उसकी से। जिसके का संबंध उसकी शब्द से होगा। क्यों, क्योंकि जिसकी लाठी, अब यहाँ से इसको काट सकते हैं, एक ये अव्यय हो गया, ये अव्यय होगा। जिसकी लाठी ये प्रश्न हो गया, और उसकी ही भैंस रहेगी, ये इसका। दोनों एक दूसरे पर अभिन्न जुड़े हुए हैं। इनको अलग नहीं, अलग करोगे तो पूरा वाक्य खराब हो जाएगा। इनको अलग नहीं किया जा सकता। स्पष्ट हो गई बात। अब तीसरा प्रश्न, तीसरा भेद आता है हमारा, रचना या बनावट के आधार पर शब्द का वाक्य का तीसरा भेद। ये होता है आपका संयुक्त वाक्य। इसको क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये कैसे होते हैं, यहां पर एक अव्यय होता है। वाक्य यहां पर भी दो होंगे, जरूरी नहीं, कुछ भी लगा सकते हैं। यहां पर अव्यय कितने रहते हैं, एक। वाक्य यहां पर भी दो है, वाक्य दो रहेंगे। यहां भी दो ही थे, यहां पर भी दो ही हैं, लेकिन अंतर क्या है, ये थे परतंत्र, इनको हम कह सकते हैं परतंत्र, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड थे, आश्रित थे। और ये हैं आपके स्वतंत्र। ये स्वतंत्र वाक्य होते हैं। अब स्वतंत्र वाक्य कैसे होते हैं, तो इसका मतलब ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे, यहां पर शर्तें नहीं होंगी, यहां पर प्रश्न और उत्तर नहीं होगा।
जो जो चीजें यहाँ पर मूल रूप से थी वो चीजें यहाँ पर नहीं होगी, बस उल्टा कर देना है। वाक्य दो होंगे। कैसे? हमने कहा सर्दी है ना, तो हमने कहा कि चाय पियोगे या घर जाओगे, क्या करोगे? नहीं नहीं, वाक्य पूछा जा रहा है। समोसे खाओगे, तो चाय पियोगे या घर जाओगे। अब देखो किसने इनको जोड़ के रखा है, या अब ये जोड़ के रखा है। दो वाक्य हैं, दोनों को जोड़ के रखा गया है। लेकिन अगर चाहो तो इन दोनों को अलग अलग कर सकते हो। चाय पियोगे, प्रश्न हो गया, चाय पियोगे, घर जाओगे, दोनों वाक्य अलग अलग हो गए। लेकिन क्या इनको आप अलग अलग कर सकते हो? यदि सूरज निकलेगा तो कमल खिलेंगे, नहीं कर सकते। यहां पर केवल या को हटा दो, दोनों वाक्य स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ये कैसे है? ये स्वतंत्र वाक्य है और ये परतंत्र वाक्य है। इसीलिए इनको मिश्र या जटिल कहा जाता है। ये एकदम घुले मिले हैं, ये जटिलता से एक दूसरे से बंधे हुए हैं और ये स्वतंत्र है। ये मिश्र है, मिले हुए हैं लेकिन वो संयुक्त है, एक दूसरे से संबंधित है एक दूसरे से, लेकिन विचारों से ये वैचारिक दृष्टिकोण से ये एकदम स्वतंत्र रहेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में और ज्यादा समझ के आधार पर। क्या आप तीनों को समझ पाए? क्या अंतर है, समझ रहे हैं ना? सरल या साधारण वाक्य। एक वाक्य होगा उद्देश्य और विधेय से युक्त होगा, पहली बात, ठीक है। उद्देश्य और विधेय का विस्तार किया जा सकता है, वो हमने आपको विधिवत बता दिया कि कैसे इनका विस्तार करना है। इनमें इनके खासियत या इनकी खूबियों को, इनकी अच्छाई बुराई को बढ़ा देना है, मतलब विशेषणों को जोड़ देना है, ठीक। मिश्र या जटिल वाक्य, दो वाक्य होते हैं, एक दूसरे पर अभिन्न रूप से आश्रित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और इसमें दो अवयवों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप दोनों वाक्यों को अलग करना चाहोगे तो नहीं हो। तथा पति पत्नी समझो, है ना? पति पत्नी समझे? अलग हो सकती है, अलग कौन नहीं होता, ये बताओ। इनको मित्र समझो, नहीं आप महिला मित्र जो शादी के बाद में भी संबंध बने रहते हैं, तो ऐसे ये है वो, ठीक। और ये क्या संयुक्त कैसा है, अब हम कहेंगे नहीं, व्याख्या नहीं करेंगे उसको उस तरह से, ठीक। तो ये संयुक्त वाक्य होते हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जो जुड़े तो हैं लेकिन जिस दिन चाहो उन्हें अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एक झटके में अलग। और उदाहरण अगर हम ले लें, जैसे इन्होंने कहा और क्या आ सकता है? हाँ बिल्कुल, और आ सकता है। कैसे? हमने कहा कि सूरज निकला और कमल खिल गए। ये आपस में इनको बदलने को भी आता है। एक चीज इसमें बड़ी मजेदार होती है कि आपका प्रश्न पत्र जो होगा उसमें कहेगा कि इन्हें जो है आपस में बदलिए, मतलब मिश्र वाक्य को जटिल वाक्य में, जटिल वाक्य को मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य को में, मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदलना आता है। कैसे बदलोगे आप? ठीक, बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा और देखते हैं। हमने कहा कि सूरज निकला और कमल खिल गए, ठीक। तो सूरज निकला और कमल खिल गया, तो ये कैसा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। अब इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। कैसे बदलेंगे? यदि सूरज निकलेगा तो कमल खिलेंगे, यदि सूरज निकलेगा, अब यहाँ पर निकलेगा कर दो, तो कमल खिलेंगे, तो कमल खिलेंगे। बस ये क्या हो गया? ये मिश्र वाक्य हो गया। अब इसको सरल वाक्य में तुम्हें बदलना है। सूरज निकलने पर कमल खिलते हैं, बिल्कुल ठीक, सूरज निकलने पर कमल खिलते हैं, ठीक। ये क्या कैसा हो गया? ये सीधा सीधा वाक्य हो गया। हमने कहा कि बारिश हुई और फसल हरी हो गई। बारिश हुई और फसल खिल उठी, एकदम हरी भरी हो गई। बारिश हुई और फसल खिल उठी। इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। यदि बारिश होगी
तो फसल खिलेगी, खिल उठेगी। ये उतना सटीक नहीं आएगा। कैसा? यदि बारिश होगी तो फसल खिल उठेगी। और आपने क्या बनाया था? यदि बारिश होगी, नहीं आपने कुछ और कहा, यही बोला था। यदि बारिश होगी तो फसल खिल उठेगी। ये हो जाएगा आपका मिश्र या जटिल वाक्य। अब ये यदि और तो से जुड़ गया। अब इसको साधारण वाक्य में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? बारिश होने पर फसल खिल उठी। बारिश होने पर फसल खिलती है, बस बारिश होने पर फसल खिलती है। इस तरह से हम वाक्य का संशोधन करते हैं, वाक्य का परिवर्तन करते हैं। कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई है? तीनों चीजें अलग अलग हो गई? जी स्पष्ट? जी सर। एक बार फिर से बता दो, इसको मिटा रहे हैं। सरल या साधारण वाक्य कहाँ पर होता है? जहाँ पर एक उद्देश्य और विधेय, जहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय विधेय होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। सरल या साधारण वाक्य, जहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक। मिश्र या जटिल वाक्य, यहाँ पर दो अव्यय, जहाँ पर दो अव्यय होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। दो अव्यय और आश्रित, कैसे? एक दूसरे पर। ठीक। इसके बाद में आता है आपका संयुक्त वाक्य। कहाँ होता है? एक अव्यय और दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। बस इतनी बातें याद रखनी है आपको। बातें क्लियर हो गई? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है।